Good morning, class 11. Welcome to e-learning class. Today we shall discuss an important topic, friction. Okay? Law of motion का ये एक important part है, friction. Let me introduce the term friction. Of course, you have already studied about friction, static friction, kinetic friction, rolling friction in standard 8 and in other classes also. With that background, let us start. What do we understand by the term friction? This time in standard 11 we will be more numerical approach to this topic. इससे पहले फ्रिक्शन में आप न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं था, definitions you were studying, but this topic we will be bit numerical approach in nature. Okay, the mathematical part, the main descriptions we will be studying in friction. Okay, let me tell you what is this force and due to which it comes into play. Any surface, whether it is a marble surface, whether it is a rough surface like a wooden surface, whether it is a cement surface, whether it is a glass surface, any surface is associated with some roughness. Surface of a body or surface of any object is not always 100% smooth. There is some irregularities, there is some oddness lies in the object. एक सरफेस को हम ऐसे दिखते हैं जब भी एक सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, बट दिस इज एसोसिएटेड विथ रफनेस. उसका सरफेस को अगर एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए, एक माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे आप, तो इसका सरफेस में बहुत रफनेस आपको नजर आएगा. और एक इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट अगर आप रखे हैं, इफ यू हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो हैविंग सम रफनेस. दोनों का रफनेस इंटरलॉक रहता है. व्हेन ए बॉडी इज हेल्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेट, इसका अपना वजन है, द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इसका वेट जो है डाउनवर्ड है, तो ये सरफेस उतना इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है. सरफेस भी वेट के बराबर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है. उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन. उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन एन. कहीं कहीं किसी किसी बुक में नॉर्मल रिएक्शन को आर भी लिखा जाता है. ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, that means the object is in a state of equilibrium, the object is at rest, the downward weight is equally cancelled by the upward normal reaction provided by the surface. इस सरफेस ये बॉडी इस सरफेस को अपना वेट से दबाना चाहता है, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है अपना वेट, उतना इक्वल फोर्स सरफेस के अपवर्ड अप्लाई कर रहा है. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन एंड बोथ आर इक्वल, बोथ आर कैंसलिंग. द बॉडी इज हेल्ड इन दैट सरफेस एट दैट rest position. The body is said to be in equilibrium. Now if a force is applied, then what will happen ki, since because of the upward normal reaction, or you can say because of its weight, since two surfaces are interlocked, pressed with each other, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फोर्स अप्लाई कर दे, 1 न्यूटन 2 न्यूटन फोर्स में ये मूव कर जाएगा. द मोमेंट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, दिस बॉडी विल टेंड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट. ये रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि ये सरफेस इसका मूवमेंट को अपोज कर रहा है. ये इसका दोनों सरफेस लॉक हो गया है, और जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देगा. इट विल अप्लाई अपोजिंग फोर्स दैट विल कम इनटू प्ले. दो न्यूटन अप्लाई किए तब भी ये रोक के रख रहा है, इसको खींच के रख रहा है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे. 4 न्यूटन फोर्स किए तब भी इसको रोक के रखा है.
हम फोर्स बढ़ा दिए, 8 न्यूटन कर दिए, तब भी देखिए हम अप्लाइड फोर्स अगर 8 न्यूटन करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा। ओके, और इसका एक लिमिटिंग वैल्यू भी है कि मैक्सिमम जैसे 10 न्यूटन अगर हम कर देते हैं तब ये रोक नहीं पाएगा। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, जितना तक इसको इंटरलॉकिंग जब तक अनलॉक नहीं हो जाता तब तक ये ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। तो जिस मोमेंट में अनलॉक हो जाएगा द अप्लाइड फोर्स इज सफिशिएंट, आपने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया है, तब ये अनलॉक होकर ये बॉडी मूव करने लगेगा। जब ये मूव कर गया तब अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, अपोजिंग फोर्स और नहीं लग रहा है। उस वक्त सरफेस को बहुत लेस चांस मिलता है दोनों सरफेसेस को लॉक होने में। फिर भी जो है ना, एक उस इंस्टेंट में भी जब बॉडी मूव करता रहता है, हर इंस्टेंट में सरफेस उसको अपोज करना चाहता है। सो द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the opposing force which comes into play, which is applied by the surface on the other surface in contact during the motion, that is called kinetic friction. जब तक ये रुका हुआ है और during the rest state the opposing force is static friction. During the motion, okay, the friction that comes into play is kinetic friction. और ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसके बाद बॉडी अब मूव कर जाएगा, द बॉडी टेंड्स टू मूव आफ्टर इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये मेनली हम लोग 3 तरह का फ्रिक्शन हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले एट रेस्ट, ओके, and the maximum value of static friction beyond which the body starts moving, that is called limiting friction. And the frictional force that comes into play between two surfaces in relative motion, okay, when the body is moving, is called kinetic friction. और एक फ्रिक्शन हम करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन, ये एक अलग कैटेगरी का है। When a surface is there and wheels are there, a body rolls over another surface. The point of contact is very less. So that kind of, when a body rolls over a surface, the friction that comes into play, or that is offered by the surface, is called rolling friction. ठीक है, ये सब बेसिक डिफरेंसेस है फ्रिक्शन का, जो ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड 8, 9, 10 वगैरह में आप पढ़े हुए हैं। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इट इज फाउंड दैट ठीक है, देखिए बॉडी का वेट जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन भी ऑफर होगा। बॉडी का जितना ज्यादा वेट बढ़ेगा, surfaces will be more pressed, two surfaces will be more pressed। 5 kg का वेट जितना सरफेस को प्रेस करके रखेगा, 100 kg का वेट और ज्यादा प्रेस करके रखेगा। ठीक है, तो द स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑल्सो, इंटरलॉकिंग विल बी स्ट्रॉन्ग, द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑल्सो बी मोर। ठीक है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि दिस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। More is the weight of an object, more will be its normal reaction, and more will be the static frictional force that will be offered by the surface. Static friction opposing force है, देखिए ऑब्जेक्ट का फोर्स, अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ ये दोनों सरफेस के बीच में अप्लाइड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्मॉल एफ, एस मतलब स्टैटिक। ओके, तो दिस इज एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ओके, where n is called normal reaction, जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू mg होता है, क्योंकि mg बराबर नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम एक्शन कहेंगे वेट को, तो इसको हम रिएक्शन कहते हैं, इसलिए इसका नाम है रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, वेट एक्शन हो गया, तो वेट बराबर नॉर्मल रिएक्शन होता है मैग्नीट्यूड में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। वेट डाउनवर्ड होता है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होता है, लेकिन दोनों का वैल्यू बराबर होता है, n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू
mg, and Fs is called static frictional force. स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो हम इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, Fs इज लेस देन और इक्वल टू म्यूएस इंटू एन। ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाए तो इक्वल टू लिखना चाहिए, लेकिन लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यूएस इंटू एन। जब ये इक्वल टू हो जाएगा ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, वो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम इक्वल टू ही सिर्फ लिखना चाहेंगे तो उस वक्त ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करेगा, मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन है, तो हम इसको Fs मैक्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यूएस इंटू एन लिखते हैं। कोई राइटर यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं लिख के इक्वल टू भी लिख देते हैं, एनसीईआरटी इसको लेस देन और इक्वल टू लिखता है। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू म्यूएस इंटू एन देता है। म्यूएस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यूएस को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। Fs प्रोपोर्शनल सिंबल हटाए तो लेस देन और इक्वल टू भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इक्वल टू लिखेंगे तो Fs मैक्स लिखते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जब इक्वल टू हो जाएगा तो Fs मैक्स इक्वल टू म्यूएस इनटू n। यू जस्ट नोट डाउन दिस, आई विल रब दिस पार्ट, okay, where mu s is called coefficient of static friction, you just note down it.